बिल्कुल साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जो सेना है, जो सेना के बेसिक इथॉस है, उसमें कोई बदलाव नहीं और उसमें मेरा मानना है कि कोई बदलाव आएगा भी नहीं और वही आपकी सेना की सबसे बड़ी ताकत है। और कितना भी परिवर्तन कहीं भी आ जाए, यह ताकत आपकी सेना की कभी कम होने वाली नहीं है और यही है जो कि आपकी सेना को अजेय बनाती है। सर, रोहिंग्याओं के बारे में आपका क्या कहना है? उससे देश के ऊपर एक बहुत ही अलग असर पड़ता है। देखिए, हर वो व्यक्ति, रोहिंग्या ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो भारतीय नहीं है और वो भारत में घुसपैठ करके आया है, वो भारत के ऊपर 3-4 तरीके से असर डालता है। सबसे पहला, आपके जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसको आसानी से नहीं मिलेगा तो वो लड़ करके मार काट करके लेगा। पॉपुलेशन के ऊपर आपके उसका असर पड़ता है, राजनीति के ऊपर उसका आपका असर पड़ता है और वो जो एक विशेष प्रकार के लोग हैं वो वहां से भाग करके आए हुए हैं। वो लोग कभी भी भारत के प्रति वो भाव नहीं रख सकते जो मेरा और आपका है। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और अब क्या हुआ है कि ये रोहिंग्या मुसलमान हैदराबाद में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में और जम्मू कश्मीर में, और इन जम्मू कश्मीर में भी खास करके जम्मू के इलाके में, जब हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस की थोड़ी देर पहले, हम यही कह रहे थे कि लोकल सपोर्ट अचानक से वहां क्यों बढ़ा। उसकी वजह यह है कि इन लोगों को वहां पर ला करके बसाया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे खराब हैं, लेकिन कोई वजह नहीं है कि जो भारतीय नहीं है उसको भारत में ला करके बसाया जाए। किस लिए? कोई वजह होनी चाहिए। ये हर प्रकार से, आर्थिक रूप से, सोशल इकोनॉमिक तौर पे, लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे हर तरीके से देश के लिए घातक है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी इस प्रकार का जो ग्रुप है, चाहे वो बांग्लादेश से आ रहा है या इधर से आ रहा है, उनको डिपोर्ट करने का एक प्रॉपर तरीका इवॉल्व करने की आवश्यकता है और एक समय के लिमिट में उनको वापस इनके देश में भेजने की बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर, समय खराब आने पर ये लोग भारत के खिलाफ काम करने में नहीं झिझकेंगे, ये मेरा मानना है। अतः ये आवश्यक है कि इनको, ये जहाँ से आए हैं वहाँ सही प्रकार से पुनः स्थापित कर दिया जाए।